फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत नेक्स्ट हमारा थ्योरी क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है समझाइए, इसकी लाभ हानि भी बतलाइए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर देश तथा राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है। इसी भाषा के कारण लोग एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर की भी अपनी भाषा होती है, जिसे कंप्यूटर समझता है, गणनाएं करता है और परिणाम देता है। प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर की भाषा है, जिसे कंप्यूटर के विद्वानों ने कंप्यूटर पर एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए डिजाइन किया है। पारंपरिक भाषा की तरह ही प्रोग्रामिंग भाषाओं के अपने व्याकरण होते हैं। इसमें भी वर्ण, शब्द, वाक्य इत्यादि होते हैं। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग आपस में बातचीत करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर को यदि कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उसको सीखने के लिए उसके भी अपने सिंटेक्स होते हैं, उसके भी डेटा टाइप्स होते हैं, उसके भी सारे आप कह सकते हो जैसे लैंग्वेज में व्याकरण होती है, वैसे ही किसी भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए उसकी भी ग्रामर को सीखना होता है। यहां पर ग्रामर शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहां पर आप उसे सिंटेक्स बोल सकते हैं, तो उसे ही कंप्यूटर में लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार, प्रोग्रामिंग भाषा कई हैं, कुछ को हम समझते हैं तथा कुछ को केवल कंप्यूटर ही समझता है। जिन भाषाओं को केवल कंप्यूटर समझता है वे आमतौर पर निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती हैं, तथा जिन भाषाओं को हम समझ सकते हैं उन्हें उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत जैसे आती है मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो कंप्यूटर जो है डिजिटल होता है, डिजिटल मतलब जो कि केवल अंकों को समझता है, डिजिट को समझता है, तो ऐसी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। 0 और 1 के फॉर्म में लिखी गई लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज बोलते हैं। इसी प्रकार से जिन लैंग्वेजेस को हम समझते हैं और इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, कोबोल, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, जो कि इंग्लिश की तरह ही कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन टाइप करके इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं। फिर कंप्यूटर उसको अपनी समझने वाली भाषा यानी कि डिजिटल फॉर्म में मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में बदलता है। लो लेवल लैंग्वेज, अभी इसके बारे में हमने बताया आपको, वह भाषाएं जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं करता, उसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। मतलब आपने कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए और कंप्यूटर को उसमें किसी भी प्रकार से उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने उसको 0 और 1 के फॉर्म में दिया, जिससे कंप्यूटर उसको आसानी से समझ सकता है। इसे ही निम्न स्तरीय लैंग्वेज, ये मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। अर्थात निम्न स्तरीय भाषा के कोड को किसी तरह से अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती। मशीन लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज इस भाषा के दो उदाहरण है। तो मशीन लैंग्वेज के बारे में हमने समझा। मशीन लैंग्वेज के बाद ही आई असेंबली लैंग्वेज, जिसमें 0 और 1 के स्थान पर, चूंकि यूजर को पहले असेंबली मशीन लैंग्वेज में कार्य करना होता था, जो कि सबके समझ में आने के बस में नहीं था, इसलिए असेंबली लैंग्वेज आई, जो कि मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा एडवांस थी, लेकिन यूजर उसको काफी कुछ समझ सकता था। लेकिन इनका उपयोग प्रोग्राम में करना बहुत ही कठिन था। इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के विषय में गहरी जानकारी होना आवश्यक है। यह बहुत ही समय लेता है और त्रुटियों, एरर की संभावना अधिक होती है। इनका संपादन, एग्जीक्यूशन उच्च स्तरीय भाषा से तेज होता है। क्यों? क्योंकि इसको बीच में किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। तो जैसे ही हमने इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर तुरंत उसको समझ करके और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाता था। इसी कारण से इस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करना, इसका संपादन करना बहुत ही आसान था और तेजी से यह होता था। ये दो प्रकार की होती थी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत क्या होता है। कंप्यूटर प्रणाली सिर्फ अंकों के संकेतों को समझता है, जो कि बाइनरी में 1 या 0 होता है। कंप्यूटर दो सिग्नल को समझता है, 1 या 0। 1 का मतलब है कंप्यूटर में करंट की उपस्थिति और 0 का मतलब है करंट की अनुपस्थिति। इसी आधार पर कंप्यूटर सारे सिग्नल को समझता है, सारे इंस्ट्रक्शन को समझता है। दो नंबर्स होने के कारण ही कंप्यूटर को आज डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। अतः कंप्यूटर को निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड, बाइनरी शब्द कहां से आया? बाई से। बाई का मतलब दो अंक हैं, 1 और 0। तो कंप्यूटर को निर्देश सिर्फ बाइनरी अंकों 1 या 0 में दिया जाता है और जो निर्देश बाइनरी कोड में देते हैं उन्हें मशीन लैंग्वेज कहते हैं।
मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन के लिए सरल होती है और प्रोग्रामर के लिए कठिन होती है। मशीन भाषा का प्रयोग रखरखाव भी बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें त्रुटियों की संभावनाएं अधिक होती हैं। मशीन लैंग्वेज प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग कार्य करती हैं, इसलिए एक कंप्यूटर के कोड दूसरे कंप्यूटर पर नहीं चल सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी कंप्यूटर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। तो जिस भी कंप्यूटर के लिए मशीन लैंग्वेज के अंतर्गत कोई इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, कोई प्रोग्राम लिखा गया है, वो केवल उसी मशीन पर एग्जीक्यूट होगा। दूसरी मशीन के लिए फिर से उस प्रकार के बाइनरी कोड को लिखना होगा। इसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं, लेकिन ये जो है इनमें क्या डिफरेंस है अभी हम समझ जाएंगे। असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते थे, जैसे कि एनओबी, एड, सब आदि, इसे निमोनिक कोड कहते हैं। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना सरल होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में अनुवाद करना होता है। ऐसा ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है उसे असेंबलर कहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था, हमको मालूम है कि कंप्यूटर समझता है केवल मशीन लैंग्वेज को, कंप्यूटर समझता है केवल 0 और 1 के फॉर्म को। तो असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक में कोड लिखे जाते थे, उनको भी ट्रांसलेट किया जाता था। उसके ट्रांसलेटर को हिंदी में आप उसे अनुवादक बोल सकते हैं, उसके ट्रांसलेटर को असेंबलर। डेटा को कंप्यूटर रजिस्टर में जमा किया जाता है और प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग रजिस्टर सेट होता है, इसलिए असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम सुविधाजनक नहीं होते। इसका मतलब यह है कि दूसरे कंप्यूटर प्रणाली के लिए हमें फिर से इसे अनुवाद करना पड़ता है। तो ये थी असेंबली। हाई लेवल लैंग्वेजेस आई इसके बाद। हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेजेस या हिंदी में उच्च स्तरीय भाषा बोलेंगे, सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसका अर्थ यह है कि यह भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड जैसी होती है, इसलिए इसे कोड करना या समझना सरल होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि यूजर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आसानी से समझ सके, उसे इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने में ज्यादा कठिनाइयां ना आए। इसकी ट्रेनिंग लेकर के वो जल्द से ही कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम को डेवलप कर पाए। लेकिन अभी इसके लिए अब कंप्यूटर को ज्यादा काम करना होगा। कंप्यूटर को इस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलना होगा। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए भी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग ट्रांसलेटर जो है वो बनाए जाते हैं। इसके उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेजेस को कौन कौन उदाहरण है? फोर्ट्रॉन लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बेसिक लैंग्वेज, बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कोबोल लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, .NET, HTML, सन स्टूडियो आदि ऐसी श्रेणी की भाषाएं हैं जिनको हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। इनको 2 जनरेशन में बांटा गया है, 3rd जनरेशन लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी 2 जनरेशन में बांटा गया है, 3rd जनरेशन लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज। ये 3rd जनरेशन लैंग्वेज तृतीय पीढ़ी की भाषा कौन सी होती है? तृतीय पीढ़ी भाषा है 3rd जनरेशन लैंग्वेज। पहली भाषाएं थी जिन्होंने प्रोग्रामरों को मशीनी तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्राम लिखने से आजाद किया। तृतीय पीढ़ी की भाषाएं मशीन पर आश्रित नहीं थी। प्रोग्राम लिखने के लिए मशीन के आर्किटेक्चर को समझने की जरूरत भी नहीं थी और एक प्रोग्राम कई मशीनों पर चल सकता था, किसी भी मशीन पर चल सकता था, क्योंकि इसमें लिखा गया प्रोग्राम हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होता था। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम पोर्टेबल हो गए। पोर्टेबल मतलब एक प्रोग्राम को, एक हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता था, जिस कारण प्रोग्राम को उनके कंपाइलर व इंटरप्रेटर के साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी किया जा सकता था। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, यहाँ जो 2 वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं इनको बोला जाता है ट्रांसलेटर। हाई लेवल लैंग्वेजेस को भी मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रांसलेटर इस्तेमाल किए जाते थे, वो हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तृतीय पीढ़ी के कुछ अत्यधिक लोकप्रिय भाषाओं में फोर्ट्रॉन थी, बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++ आदि सम्मिलित हैं। इसके बाद आई 4th जनरेशन लैंग्वेज, चतुर्थ पीढ़ी की भाषा।
फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज तृतीय पीढ़ी के भाषा से उपयोग करने में अधिक सरल है। सामान्यतः चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विजुअल वातावरण होता है। विजुअल वातावरण मतलब अब हमको ज्यादा कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम बने हुए टूल्स को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एक प्रोग्राम कंप्यूटर में लिख पाएंगे। जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषाओं में टेक्सचुअल वातावरण होता था। टेक्सचुअल वातावरण में प्रोग्रामर सोर्स कोड को निर्मित करने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करते थे। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं के एक पंक्ति का कथन तृतीय पीढ़ी के 8 पंक्तियों के कथन के बराबर होता है। तो यहां पर चतुर्थ पीढ़ी में यूजर के लिए, प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्राम्स लिखना और प्रोग्राम्स लिख करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना बहुत ही आसान हो चुका था। विजुअल वातावरण में प्रोग्राम बटन के रूप में लेबल तथा टेक्स्ट बॉक्स जैसे आइटमों को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए टूलबार का उपयोग करते थे। इसकी विशेषता IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो है जहां पर कि हम किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को बना सकते हैं, विंडोज एप्लीकेशन को बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन को बना सकते हैं। इसमें हमको ज्यादा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल हम टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और एक पूरा इंटरफेस तैयार हो जाता है। इसी कारण से इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ, सारी चीजें आपको वहीं पर मिलेंगी और आप उससे अपने प्रोग्राम डेवलप कर पाते हैं, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो ये थी चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं। इसके एडवांटेज क्या थे? चतुर्थ पीढ़ी की भाषा को सीखना सरल है तथा इसमें सॉफ्टवेयर का विकास करना आसान है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में टेक्सचुअल इंटरफेस के साथ साथ ग्राफिकल इंटरफेस भी होता है। प्रोग्रामरों के लिए चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विकल्प उपलब्ध रहते हैं क्योंकि इसकी संख्या काफी बड़ी होती है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में प्रोग्रामिंग कम स्थान लेती है क्योंकि इस पीढ़ी की भाषा की एक पंक्ति पूर्ववर्ती पीढ़ी भाषाओं की कई पंक्तियों के समान होती है। यदि आपने किसी एक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, उसे बड़ी आसानी से चतुर्थ पीढ़ी की किसी दूसरी भाषा में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, जो कि प्रोग्रामर के लिए काफी आसान होता है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं की उपलब्धता कठिन नहीं है। नॉर्मल आप इंस्टॉल कर लीजिए विजुअल स्टूडियो को इंटरनेट से और किसी भी पीसी में इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद नए सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे? चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं उच्च कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर पर ही संचालित हो सकती हैं। जैसे यदि आपको कंप्यूटर पे विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करके कोई प्रोग्राम डेवलप करना है, विंडो एप्लीकेशन बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब रैम अच्छी ज्यादा होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ताकि आपके प्रोग्राम डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट काफी स्मूथ वर्क कर सके। इस पीढ़ी की भाषाओं के लिए विशेषज्ञता की कम आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है कि इसमें प्रोग्रामिंग आसान होने के कारण नौसिखिए भी सॉफ्टवेयर विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप विशेषज्ञों का महत्व कम हो जाता है, तो यह भी एक डिसएडवांटेज हुआ। इस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषाओं की एक बड़ी श्रृंखला होती है जिससे निर्णय ले पाना कठिन हो जाता है कि किसका प्रयोग किया जाए तथा किसे छोड़ा जाए। आज के समय में एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए अगर आपको विंडो एप्लीकेशन बनाना है तो हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको कि आप इस्तेमाल करके जो है प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं जिसका इस्तेमाल करके आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो किससे टेक्नोलॉजी को सीखा जाए ये थोड़ा समझ पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के।